हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के डिटेल स्ट्रक्चर्स हमको स्टडी करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का डिटेल स्ट्रक्चर, उसका क्लासिफिकेशन और एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगी। आने वाले वीडियो में मैं और भी बाकी सारे बायोमोलिक्यूल्स के डिटेल डिस्कशन आपसे करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये मेनली किस चीज से बनी हुई होती है, इनमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कौन से रेशियो में रहते हैं और हमारे डेली एक्टिविटीज में कार्बोहाइड्रेट क्या रोल प्ले करता है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इसके बारे में हम लर्न करेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। उसके बाद हम देखेंगे कि हम ग्लूकोज और राइबोज का लीनियर और रिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, ये सीखेंगे। उसके बाद हम डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे और डाइसैकेराइड्स के कुछ एग्जांपल्स लर्न करेंगे, उनमें कैसे कैसे बॉन्ड्स फॉर्म होता है, क्या क्या शुगर मिलके डाइसैकेराइड्स बनते हैं वो लर्न करेंगे, और अल्टीमेटली हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में लर्न करेंगे। अगर आज ये वीडियो देख के आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिले और आपके नीट के प्रिपरेशन में कुछ भी हेल्प हो, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज दैट विल मोटिवेट मी टू डू सच मोर वीडियोस इन द फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मतलब ये जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दैट मीन्स ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट के ओर में रोटेट कर सकेंगे तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। अगर लाइट लेफ्ट में रोटेट होगी तो उसको हम लीवो रोटेटरी बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी बोलते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम एक कार्बोहाइड्रेट का कोई भी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको उसमें मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा, इसी वजह से इसको पॉलीहाइड्रोक्सी बोला जाता है। और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में या तो एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ होता है और ये 1:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट रहता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CnH2nOn। तो अगर n इज इक्वल टू 3 होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा C3 then H6 and O6। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमारे बॉडी में एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है। ऑल्दो फैट के बर्न होने से हमको ज्यादा एनर्जी मिलता है, पर जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है हमारे बॉडी में वो और कोई नहीं, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। नेक्स्ट हम लर्न करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हमको 3 टाइप का कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज इसमें बस एक ही सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट होता है। ओलिगोसैकेराइड हम तब बोलते हैं जब 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ के एक चेन फॉर्म करता है, वैसे चेन को हम ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। और अगर ये नंबर ऑफ यूनिट्स 10 से ज्यादा हो जाता है, 10 को एक्सीड कर जाता है, फिर ऐसे चेन को हम पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। अब मोनोसैकेराइड्स को भी हम 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे पोजेस और दूसरा बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप दे पोजेस। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से देखें तो अगर कोई भी मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम ट्रायोज बोलेंगे। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे
मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बाद ओज सफिक्स ऐड होता है। तो यहाँ पे 3 कार्बन्स है तो ट्राई के बाद ओज सफिक्स ऐड होके ये बन गया ट्रायोज। ट्रायोज का एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली यही सारे एग्जाम्पल से आपको नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, 4 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड को हम बोलते हैं टेट्रोज। 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड को हम बोलते हैं पेंटोज। इसका एग्जाम्पल है राइबोस। राइबोस डीऑक्सीराइबोस हमको डीएनए और आरएनए में देखने को मिलता है। एंड 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड है हेक्सोस। इसका एग्जाम्पल हम सबको पता है, दैट इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। और उसके बाद हमको 7 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड तक देखने को मिलता है और ऐसे मोनोसैकेराइड को हम हेप्टोज बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा, यहाँ पे हम मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे पोजेस उसके हिसाब से कर रहे हैं। मतलब एक ही यूनिट है और उसके अंदर कार्बन का नंबर वेरी कर रहा है अब 3 to 7। वेरएज जब हम प्रीवियस क्लासिफिकेशन देखें, यहाँ पे मोनोसैकेराइड अलग चीज थी जहाँ पे बस एक ही यूनिट प्रेजेंट था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का। ओलिगोसैकेराइड उसमें यूनिट 2 to 10 टाइम्स रिपीट हो रहा था और पॉलीसैकेराइड में वही यूनिट 10 से ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा था। तो ये डिफरेंस है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड के इस वाले क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलता है वो बेस्ड होता है जो फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसैकेराइड के अंदर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर। अगर मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम एल्डोजेस बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है ग्लूकोज। हम आगे भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लर्न करेंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर मोनोसैकेराइड में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो वैसे शुगर्स को हम कीटोजेस बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। अब चलिए हम लर्न करते हैं कि लीनियर और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस को देखेंगे। राइबोस एक पेंटोज शुगर है, इसका मतलब यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये है कार्बन नंबर 1, देन कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड फाइनली कार्बन नंबर 5। हमको पता है कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो ये जो कार्बन के चारों ओर हमको 4 हाथ देखने को मिल रहे हैं, ये नथिंग बट कार्बन के वैलेंसीज है। अब जो 5th कार्बन है उसमें CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और जो बीच के 3 कार्बन होते हैं उनके राइट साइड में OH ग्रुप और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। और जो फाइनल नंबर 1 कार्बन होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक CHO ग्रुप प्रेजेंट है। दैट मीन्स राइबोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोज बिकॉज इसके फर्स्ट कार्बन में CHO ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसका जो 4th कार्बन का ऑक्सीजन है वो अटैक करता है फर्स्ट कार्बन को और एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और जब वो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तब हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम बोल रहे हैं बीटा डी राइबोफ्यूरानोज। यहाँ पे हम बीटा कब बोलेंगे, जब ये फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर प्रेजेंट होता है तब उसको हम बीटा राइबोज बोलते हैं। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर के जगह नीचे प्रेजेंट होता, मतलब अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे नीचे प्रेजेंट होता और ऊपर बस हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहता तो तब हम उसको अल्फा राइबोस बोलते, ना कि बीटा राइबोस बोलते। तो ऐसे हम राइबोस का लीनियर और रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको फ्यूरानोस क्यों बोल रहे हैं? फ्यूरानोस इस वजह से बोल रहे हैं जब भी 5 कार्बन का कोई भी शुगर रिंग फॉर्म करता है तो उसके 4 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं। जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, ये सारे मिलकर रिंग फॉर्म कर रहे हैं। और जो 5th कार्बन है वो 5th कार्बन रिंग से बाहर निकला हुआ है। तो जब ऐसा कोई रिंग फॉर्म होता है तो ऐसे रिंग को हम फ्यूरानोज रिंग बोलते हैं। ऐसे ही जब 6
कार्बन के शुगर मिलके रिंग बनाते हैं वो पायरानोज रिंग होते हैं, और वो हम नेक्स्ट ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में लर्न करेंगे। अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज का लीनियर और रिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो अगर हम ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमको 6 कार्बन देखने को मिलता है। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड फाइनली कार्बन नंबर 6। जो लास्ट कार्बन है उसमें फिर से CH2OH ग्रुप हम लिख देते हैं। इसको लेके हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और एज यूजुअल जैसे ग्लूकोज एक एल्डोज है तो इसके फर्स्ट कार्बन में हमको एक CH2 ग्रुप देखने को मिलेगा, दैट इज एक एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा, इसीलिए हम ग्लूकोज को एल्डोज बोलते हैं। अब जो बाकी कार्बन्स है उसमें सारे कार्बन्स में राइट साइड में OH ग्रुप है, बस एक डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका जो थर्ड कार्बन है इसमें OH ग्रुप हमको लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है और हाइड्रोजन ग्रुप हमको राइट साइड में देखने को मिलता है। ऐसे हम एक ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम अब इस ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर देखने जाए तो वो कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पे देखिए जो ग्लूकोज का 5th कार्बन था उसका ऑक्सीजन ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और वही ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन है, यही वाला ऑक्सीजन हमको यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5 एंड फाइनली दिस इज कार्बन नंबर 6। तो ये एक पायरानोज रिंग है जिसमें 5 कार्बन रिंग के अंदर है और जो छठा कार्बन है वो रिंग के बाहर प्रेजेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे याद रखेंगे? देखिए जो CH2OH ग्रुप है वो तो हमेशा बाहर रहेगा। अगर आप राइबोस का स्ट्रक्चर भी याद करें, उसका जो रिंग स्ट्रक्चर था उसमें भी जो CH2OH ग्रुप था वो बाहर निकला हुआ था। तो जो CH2OH ग्रुप 5th कार्बन में बाहर निकला हुआ होगा, 4th कार्बन में वो OH ग्रुप नीचे आ जाएगा, थर्ड कार्बन में वही OH ग्रुप ऊपर आ जाएगा एंड सेकेंड कार्बन में वही OH ग्रुप फिर से नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे ऑल्टरनेटिवली OH ग्रुप एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे जा रहा है। और जब भी OH ग्रुप नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा तो उसके ऑपोजिट साइड में हमको एक हाइड्रोजन एटम देखने को मिल रहा है। अब जो ये फर्स्ट कार्बन है इसमें OH ग्रुप अगर नीचे आएगा तो वो अल्फा ग्लूकोज होगा, और अगर यही OH ग्रुप ऊपर प्रेजेंट होगा तो उसको हम बीटा ग्लूकोज बोलेंगे। यही बेसिक डिफरेंस है ग्लूकोज के लीनियर स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डाइसैकेराइड क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। तो डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें दो यूनिट आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी अगर हम कार्बोहाइड्रेट का चेन देखेंगे तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स होते हैं वो आपस में हमेशा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। तो डाइसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड। और हमको जो कॉमन डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स लर्न करने होते हैं वो है माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं माल्टोज के बारे में। दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि दो ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ के एक माल्टोज यूनिट बनाते हैं। Two glucose units are joined by alpha 1,4 glycosidic bond। यहाँ पे एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज के 4th कार्बन के साथ जुड़ के जो बॉन्ड बनाता है उसको हम बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको अल्फा इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज इसका जो OH ग्रुप है वो नीचे प्रेजेंट है इसलिए। It is a reducing sugar as the aldehyde group of the second glucose is free। हम जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखे थे, स्पेशली जो हमको लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिला था, तो वहां पे हम देखे थे कि ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होता है। तो अगर हम माल्टोज का स्ट्रक्चर देखें तो इसके लेफ्ट साइड वाले कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप तो बॉन्ड बनाने में एंगेज हो गया है, पर जो राइट साइड वाला ग्लूकोज है उसका जो फर्स्ट कार्बन वाला एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री है। इसीलिए माल्टोज को हम एक रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं बिकॉज ये सम रिएजेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम जो एग्जाम्पल लर्न करेंगे वो है सुक्रोज। सुक्रोज एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज यूनिट जुड़ के बने हुए होते हैं और इसमें भी हमको बॉन्ड देखने को मिलता है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 आपस में जुड़ के जो बॉन्ड बनाते हैं, तब हमको जो डाइसैकेराइड मिलता है उसको हम सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज का एक और कॉमन नेम भी है, इसको हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। मतलब हमको घर पे जो खाने का चीनी मिलता है वो और कुछ नहीं, वो सुक्रोज ही है। पर इसका डिफरेंस मॉल्टोज के साथ या बाकी रिड्यूसिंग शुगर के साथ क्या है, ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बिकॉज यहाँ पे जो ग्लूकोज का C1 कार्बन है जिसमें इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, और फ्रुक्टोज का जो C2 कार्बन है जिसमें इसका फंक्शनल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये दोनों फंक्शनल कार्बन्स बॉन्ड बनाने में एंगेज हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी ग्रुप फ्री नहीं रहता रिड्यूसिंग रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए। इसीलिए सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है लैक्टोज। लैक्टोज एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज यूनिट से जुड़ के बना हुआ होता है, पर इसमें कुछ अलग टाइप का बॉन्डिंग पैटर्न हमको देखने को मिलता है। इसमें हमको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। इंस्टेड ऑफ अल्फा बॉन्ड हमको यहाँ पे बीटा बॉन्ड देखने को मिलता है, वो भी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के अंदर। लैक्टोज हमको जनरली मिल्क के अंदर मिलता है, ये मिल्क शुगर है। एंड ये अगेन एक रिड्यूसिंग शुगर है, बिकॉज इसमें गैलेक्टोज का तो कार्बन 1 एंगेज्ड होता है, पर ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है वो फ्री रहता है फॉर टेकिंग पार्ट इन द रिडक्शन रिएक्शन। इसीलिए ये एक रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लर्न करेंगे अबाउट पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स हम उन कार्बोहाइड्रेट चेन को बोलते हैं जिनमें मोर देन 10 रिपीटिंग यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ के बनते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स हमको दो टाइप का देखने को मिलता है। एक होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, जिनमें एक सिंगल टाइप का मोनोमेरिक यूनिट बार बार रिपीट होके एक चेन बनाता है। और दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड, जिसमें दो या उससे ज्यादा टाइप का जो यूनिट होता है वो रिपीट होके एक चेन फॉर्म करता है। होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन। whereas हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स है पेप्टिडोग्लाइकैन, जो हमको बैक्टीरियल सेल वॉल में देखने को मिलता है, और ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेन्स। यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लर्न करेंगे अबाउट स्टार्च। ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर है एंड दिस इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर अगर हमको कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड फॉर्म में दिखता है तो वो हमको स्टार्च के रूप में दिखेगा। ये एक हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसके बीच वो एक आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड कर सकता है, और इस आयोडीन मॉलिक्यूल को हेलिकल स्ट्रक्चर में होल्ड करने की कैपेबिलिटी के लिए जब हम स्टार्च को आयोडीन से स्टेन करते हैं तो हमको एक ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलता है। इस टेस्ट को हम स्टार्च के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। अगर कोई भी स्टार्च कंटेनिंग फूड हो उसमें तुम आयोडीन ऐड करो और अगर वो ब्लू ब्लैक कलर टर्न करे तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि उस खाने में स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है पॉलीसैकेराइड में, दैट इज ग्लाइकोजन। स्टार्च जैसे प्लांट्स में मेजर स्टोरेज फॉर्म है, वैसे एनिमल्स में मेजर स्टोरेज फॉर्म है हमारा ग्लाइकोजन। ये मेनली लिवर और मसल्स में स्टोर्ड कंडीशन में रहता है, और ये अगेन एक हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सेलुलोज। सेलुलोज हमको मेजरली प्लांट सेल वॉल में देखने को मिलता है, और ये एक अनब्रांच स्ट्रक्चर है। स्टार्च और ग्लाइकोजन की तरह ब्रांचिंग हमको इसमें देखने को नहीं मिलता। सेल्यूलोज में बीटा 1,4 बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एंजाइम ह्यूमन एंजाइम सिस्टम में पोजेस नहीं होता, या कोई भी हायर एनिमल्स में हमको ऐसा एंजाइम देखने को नहीं मिलता। ऑल्दो हमको देखने को मिलता है कि जो काऊ जैसे एनिमल्स होते हैं वो सेलुलोज को खाके उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं,
और वही काउ को हेल्प करते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। सेल्यूलोज का स्टार्च की तरह कोई भी कॉम्प्लेक्स हेलिक्स फॉर्म नहीं होता, इसीलिए अगर हम आयोडीन से स्टेनिंग करेंगे तो कोई भी ब्लू ब्लैक कलर हमको देखने को नहीं मिलेगा। पेपर इज मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेल्यूलोज। हम जो पेपर्स पे लिखते हैं उसमें जो प्लांट का पल्प यूज होता है उसमें मेजरली सेल्यूलोज रहता है, और जो हमारा कॉटन फाइबर हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स और बाकी चीजें बनाने के लिए, उसमें भी मेजरली सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है काइटिन। ये एक होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है, ऑल्दो एनसीईआरटी में इसको हेटेरोपॉलीसैकेराइड बोला गया है, पर ये एक होमोपॉलीसैकेराइड है बिकॉज ये एक सिंगल यूनिट दैट इज एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन से बना हुआ है। ये मेजरली हमको फंगी और जो भी इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस होते हैं उनके सेल वॉल में देखने को मिलता है। और फाइनली जो पॉलीसैकेराइड हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है दैट इज इन्यूलिन which is a polymer of fructose। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कुछ अच्छा नया जानने को मिला हो जो आपको आने वाले आपके नीट और बोर्ड्स के एग्जाम में हेल्प करे, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस लेके आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइज।